नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिन ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करेंगे उन घटनाओं ने भारत के इतिहास पर अपना बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था और प्रत्येक भारतीय को इस बारे में पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस युद्ध के कारणों की जिसमें 90,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए थे और लगभग 24,000 महिलाओं एवं बच्चों को दास बना लिया गया था और उन्हें बाजार में बेचा गया था। तो दोस्तों, बात सन 1750 के दशक की है जब भारत में हिंदवी साम्राज्य, जिसे मराठा साम्राज्य भी कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर गया था। पेशवा नाना साहेब के भाई रघुनाथ राव उर्फ राघोबा दादा के नेतृत्व में हिंदवी सेनाएं उत्तर भारत में किसी आंधी और तूफान की तरह बढ़ रही थी। कोई भी उनसे जीत नहीं पा रहा था। दोस्तों, हिंदवी साम्राज्य की सेनाओं ने लाहौर, पेशावर, यहां तक कि अफगानिस्तान की बॉर्डर पर स्थित अटक को भी जीत लिया था। इस सेना में राघोबा दादा के नेतृत्व में होलकर, शिंदे, गायकवाड़, पवार और अन्य सभी मराठा सरदार शामिल थे। इस समय अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर के जो उत्तर पश्चिमी हिस्से थे उन पर हमला करके कई सारे हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था, जैसे कि पंजाब, कश्मीर और हमारे दिल्ली के आसपास का इलाका। दोस्तों, अब्दाली ने दिल्ली पर भी हमला करा था और बहुत लूटपाट मचाई थी और जाते जाते वह रोहिला पठान नजीब खान को दिल्ली की सत्ता का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी कि मीर बख्शी बना गया था, जिसके पास मुगल खजाने की चाबी थी। पर मराठों ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने अपने हिसाब से दिल्ली की राज्य व्यवस्था में परिवर्तन किया और नजीब खान रोहिले को बुरी तरह से हराकर उसे दिल्ली की सत्ता से बाहर फेंक दिया और अपने पपेट यानी अपने पिट्ठू को दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया, जो कि एक मुगल ही था हालांकि। पर दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली को अब यह लगने लग गया था कि मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और वह कभी भी अफगानिस्तान पर हमला कर सकते हैं यदि उन्होंने अपनी शक्ति को यहां पर संगठित कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया तो दोस्तों, ऐसे समय यदि मराठी अपनी शक्ति को कंसोलिडेट कर लेते हैं तो अहमद शाह अब्दाली के लिए मराठों को रोक पाना बहुत ही कठिन हो जाता। तो दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली जो था बहुत ही बुद्धिमान शासक था, तो वह ऐसा हो इसके पहले ही वह भारत पर फिर से हमला करने आ जाता है। और दोस्तों, इस बार जब वह आता है तो पहले से ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली फौज को लेकर आता है। अब दोस्तों, नजीब खान जो कि खुद भी एक रोहिला पठान था या पख्तून आप कह सकते हो, और ये जो अब्दाली आ रहे थे ये भी पठान और पख्तून थे, जैसे कि आज भी अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि पख्तून लोग थे। दोस्तों, ये मेनली उसी से बिलोंग करते थे। तो यह दोनों आपस में नजीब खान और अब्दाली गठबंधन कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो जो भी कई सारी ट्राइब्स जो कि अहमद शाह अब्दाली के साथ आई थी, अफगान ट्राइब्स, उनमें से ज्यादातर पख्तून ट्राइब्स ही आई थी दोस्तों। तो इन दोनों का गठबंधन हो जाता है और इधर भारत की जो सबसे बड़ी ताकत थी मराठा, अब वह बाहर से आए इन आक्रमणकारियों को जवाब देने का बीड़ा उठाती है। और जवाब देने के लिए पेशवा नाना साहेब अपने भतीजे सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना अब्दाली को रोकने के लिए उत्तर भारत में भेजते हैं। पर आश्चर्यजनक रूप से इस बार उत्तर भारत की मुहिम पर राघोबा दादा को नहीं भेजा जाता, क्योंकि पिछली मुहिम पर उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, जिससे मराठा राज्य को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, उन पर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था। वहीं दूसरी ओर सदाशिवराव भाऊ ने दक्कन में हाल ही में एक सफल मुहिम को अंजाम दिया था निजाम के खिलाफ, और इस मुहिम में उन्होंने 60 लाख रुपए अतिरिक्त मराठा खजाने में जोड़े थे। एक तरफ जहां राघोबा दादा ने पैसा खर्च किया तो यहाँ सदाशिवराव भाऊ जो कि पेशवा के खजांची भी थे, उन्होंने एक सफल मुहिम को भी अंजाम दिया और पैसा भी लेकर आए। तो दोस्तों, पेशवा नाना साहेब इस बार सोच विचार करके उत्तर भारत की मुहिम पर सदाशिवराव
भाऊ को ही भेजते हैं, साथ ही अपने युवा बेटे विश्वास राव को भी भेजते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि नाना साहेब दिल्ली के तख्त पर अपने बेटे विश्वास राव को बिठाना चाहते थे और भाऊ के साथ मराठा साम्राज्य की 75 से 80 हजार की सेना और साथ में एक बहुत बड़ी गलती वो कर देते हैं कि इस मुहिम पर सेना के साथ में वह 2 लाख के आसपास सिविलियन यानी कि आम नागरिकों को भी भेज देते हैं, जिसमें अधिकतर तीर्थ यात्री होते हैं, महिला एवं बच्चे होते हैं, जो कि उत्तर भारत में जो भी धार्मिक स्थल है उसका तीर्थाटन करने गए थे। अब दोस्तों अब्दाली की सेना का साथ पहले उत्तर भारत में सिर्फ नजीब खान रोहिला नहीं दिया था, परंतु बाद में अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, दोस्तों वह भी मराठों द्वारा अपने पिता सफदरजंग जो था उस पर किए गए एहसानों को भुलाते हुए अब्दाली के साथ मिल जाता है। और दोस्तों यह सब एकता वह इसलिए करते हैं क्योंकि वह इस्लाम के भाईचारे को याद करते हैं और वह कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, शुजा तुम भी मुसलमान हो, तो क्यों ना हम एक हो जाए इन हिंदू मराठों के खिलाफ। पर दोस्तों आगे हम देखेंगे कि मराठा सेना में ऐसा नहीं था। तो दोस्तों यह दोनों एक हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे हो जाते हैं। परंतु दोस्तों मराठों की मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी हिंदू राजा आगे नहीं आता। पहले राजा सूरजमल जाट आते हैं, परंतु सदाशिवराव भाऊ के साथ किसी विषय पर उनकी सहमति नहीं बनती तो वह वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों अब यह लड़ाई यूनाइटेड मुस्लिम आर्मी वर्सेस हिंदवी स्वराज्य की मराठा आर्मी के बीच हो गई थी और सामने इतनी बड़ी सेना को खड़ा देख सदाशिवराव भाऊ पेशवा नाना साहेब से और ज्यादा सैनिकों की मांग करते हैं। परंतु नाना साहेब यहाँ पर अपनी दूसरी शादी, हाल ही के दिनों में उन्होंने अपनी दूसरी शादी की थी और वह उसी के जश्न में डूबे हुए थे और समय पर इसी कारण वह समय पर सदाशिवराव भाऊ को सेना नहीं भिजवा पाते, उन्हें मदद नहीं भिजवा पाते। दोस्तों सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली सेना में इब्राहिम खान गारदी के 9000 प्रशिक्षित सैनिक थे और उनके साथ में एक उन्नत फ्रेंच मेड यानी कि जो फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया तोपखाना भी था, जो कि उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन था। यह उन्हें निजाम से जब सदाशिवराव भाऊ ने युद्ध जीता था तब इब्राहिम खान गारदी निजाम की सेना में पहले थे और अब वह मराठा सेना में हो गए थे। तो यह फर्क था अफगान और गठबंधन सेना में और भारतीय मराठों की सेना में कि इसमें कुछ मुसलमान भी थे, परंतु जो सेना वहां पर थी उनकी वह शुद्ध रूप से इस्लामिक सेना ही थी। अब दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ युद्ध शुरू होता है और इसके पहले ही मराठे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजपुरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं दोस्तों। और दत्ताजी शिंदे जो कि बहुत ही वीर थे वह बुराड़ी में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वह सूबेदार मल्हारराव होलकर की मदद का इंतजार करते हैं, परंतु स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से मल्हारराव होलकर की मदद वहां पर नहीं पहुंच पाती। दोस्तों बाद में मराठे दत्ताजी सिंधिया का जो हत्यारा था कुतुब शाह, उसे भी वहां पर पहुंचकर मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों अभी मेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, परंतु युद्ध के पहले छोटे मोटे जो भी मुठभेड़ हो रही थी उसमें मराठा सेना सफल होती दिख रही थी। परंतु बाद में जब अब्दाली यमुना पार करने में सफल हो जाता है तो अब दोस्तों ऐसी स्थिति हो जाती है कि सदाशिवराव भाऊ चारों तरफ से घिर जाते हैं, उनके पास कोई एस्केप रूट बचता ही नहीं। अब सिर्फ एक ही विकल्प उनके पास रहता है कि युद्ध किया जाए। दोस्तों ऐसे समय में अब्दाली मराठों से संधि करना भी चाहता था, परंतु नजीब खान ऐसा होना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता था यदि अब्दाली ने मराठों से संधि कर ली तो उसका तो कोई बखत रहेगी नहीं, उसकी तो वैल्यू यहाँ पे तभी है जब अब्दाली इस युद्ध को जीते। तो नजीब खान इस तरह की संधि करने से उन्हें रोकता है और मराठों के खिलाफ अब्दाली को बहुत भड़काता है। तो दोस्तों अफगान सेनाओं ने क्या करती है, मराठों की जो राशन की लाइन थी, राशन की जो सप्लाई लाइन थी, उसे तोड़ने में उनको कामयाबी हासिल हो जाती है
और अब मराठों का राशन पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उनके घोड़े भी कमजोर होकर मर रहे थे और सैनिक भी फाका मार कर ही अपना गुजारा कर रहे थे। तो दोस्तों फाइनली 14 जनवरी सन 1761 के दिन मराठा सैनिक अपना जो भी बच्चा कुचा राशन रहता है, चाहे शक्कर का पानी हो या फिर सत्तू का घोल पीकर, वह हर हर महादेव के नारों के साथ युद्ध की शुरुआत करते हैं, क्योंकि भूख से मरने से अच्छा था युद्ध में लड़कर मरना। दोस्तों शुरुआत होती है उस युद्ध की जिसे हम पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों शुरुआत में गार्दी का जो तोपखाना था, फ्रेंच मेड तोपखाना, वह आग उगलता है और अफगान सेना में खलबली मचा देता है। और दोस्तों फिर दूसरे भाग में सदाशिवराव भाऊ खुद आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व करते हैं। वह खुद चार्ज करते हैं और अफगान सेना के मध्य भाग को कमजोर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मराठा सेना और जो अब्दाली की सेना में उसमें यह फर्क था कि यहाँ पे जो कमांडर था वह खुद युद्ध के मोर्चे पे था, जबकि जो अब्दाली था वह सेना के बीच में पीछे कहीं टेंट लगाकर आराम से बैठा हुआ था। तो यह दोनों की सेनाओं के लड़ने के तरीके में फर्क था। दोस्तों फिर दोपहर में जो शिंदे, आज की जो सिंधिया है, उनकी फ्लैंक हमला करती है और इस समय तो ऐसा लग रहा था कि मराठे इस जंग को जीतने में कामयाब हो ही जाएंगे। हालांकि जो अफगानों की जो एक बहुत ही विशेष तरह की तोप थी जिसको ऊंट पे रख के भी चलाया जा सकता था और इन्हें चलाने के लिए सैनिकों की भी आवश्यकता नहीं होती थी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके रखी थी। इसे एक जिजेल या फिर कहा जाता था इन ऊंट के ऊपर रख के चलाए जाने वाली तोपों को। और दोस्तों इसने बहुत तबाही मचाई थी मराठा सेना में। अब दोस्तों मराठों के पास लाइट इन्फेंट्री एवं लाइट कैवलरी थी। इसका अर्थ ये था कि मराठों के जो बख्तरबंद थे वह चमड़े के थे, उनके पास लोहे का कवच नहीं थे, जो कि अफगानिस्तानियों के पास जो आधुनिक बंदूकें थी जो कि उनको उधर इराक और अन्य अरब ट्रेडर से मिली थी, वह उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। क्योंकि जो चमड़े का बख्तर होता है वो तलवार के वार को तो झेल सकता है, परंतु गोलियों एवं तोप के गोले के जो किलचे रहते हैं उनको यह नहीं झेल पाता। क्योंकि मराठों की खासियत थी गमीनी कावा, छापामार युद्ध में, तो इसलिए उनको हल्के बख्तर बंद होते थे। परंतु यहाँ पर आमने सामने का युद्ध हो गया, इसमें भारी कवच की आवश्यकता उनको महसूस हुई थी। दोस्तों पानीपत के तीसरे युद्ध को आधुनिक भारत का पहला मॉडर्न वॉरफेयर भी कह सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इस तरह से युद्ध चला और अब्दाली के सैनिक पीछे भाग रहे थे क्योंकि मराठा एडवांटेज में थे। अब्दाली के सैनिक डर कर थक कर पीछे भाग रहे थे। यहाँ पर अब्दाली का जो लीडरशिप के गुण है वह सामने उभर कर आते हैं। दोस्तों अब्दाली क्या करता है, जो सैनिक पीछे भाग रहे थे उनको वह अपनी सेना के एक टुकड़ी भेजता है और कहता है मारो सालों को जो पीछे भाग रहे हैं, इनको वापस भेजो युद्ध लड़ने के लिए। और कहता है कि मरना हो तो लड़के मरो, नहीं तो तुम भागोगे तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से अफगानिस्तान की सेना में नई जान, नया जोश फिर से फूंक देता है अब्दाली। दोस्तों तभी पेशवा के पुत्र विश्वास राव जी को गोली लग जाती है सिर में और वह वहीं गिर जाते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब सदाशिवराव भाऊ को यह खबर चलती है कि अब जो जिनके विश्वास पर उनके जो काका थे यानी कि नाना साहेब ने अपने बेटे सदाशिवराव को भेजा था, अब वह मर चुके हैं, तो सदाशिवराव भाऊ का जो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो बौखला जाते हैं और अपने हाथी से नीचे उतर जाते हैं। ऐसा कोई राजा करता है? वह अपने हाथी से नीचे उतरकर तलवार और भाले से खुद युद्ध करने लग जाते हैं। वो दोस्तों जब सेना देखती है दूर से कि यार हाथी पर तो अपने जो नायक है, अपने जो सेनापति है भाऊ साहेब, वह तो दिख ही नहीं रहे, तो उनके मन में यह बात फैल जाती है कि कहीं भाऊ साहेब मर तो नहीं गए। पर जबकि अभी भाऊ साहेब जिंदा थे, तो मराठा सेना का मोराल थोड़ा सा गिर जाता है इस बात से। और इसी मौके का फायदा अब्दाली उठाता है और अपने रिजर्व सैनिकों को मैदान में उतार देता है। दोस्तों मराठों के पास इस समय रिजर्व सैनिक नहीं बचे थे और दोस्तों यहीं पे अफगानिस्तानियों को अपनी संख्या का फायदा मिलता है। वह मराठा सेना से संख्या में ज्यादा थे और यही उनको फायदा आखिरी मौके पे युद्ध का मिलता है। और दोस्तों मराठा से जो थे वह कुंजपुरा से जो अफगानिस्तान की चौकी को वह तबाह करते हैं
और वहां से भी कुछ अफगानी को गिरफ्तार करके उन्होंने रखा था कैंप में। अब दोस्तों जब वह लोग देखते हैं कि मराठा कमजोर पड़ रहे हैं तो वह भी किसी तरह से छूट कर अपने अफगानिस्तान भाइयों को ज्वाइन कर लेते हैं। और इस तरह से जब अचानक से इतने सारे नए सैनिक आ गए और पुराने भी आ गए, तब मराठाओं का पलड़ा हल्का पड़ने लगा था इस युद्ध में। और दोस्तों एक एक करके मराठा के सभी सरदार जैसे इब्राहिम खान गारदी और बाजीराव मस्तानी के जो पुत्र थे शमशेर बहादुर, वह भी बड़ी वीरता से लड़ते हैं, परंतु अंत में वह भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पवार, गायकवाड़, सिंधिया समेत सभी अधिकांश मराठा सरदार वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों इस युद्ध में। अब दोस्तों मराठाओं को हारता हुआ देख और यह लगने लग गया था कि अब तो यदि और दोस्तों अफगान जो थे वह इतनी क्रूरता से लड़ रहे थे कि वह तो किसी एक भी मराठे को जीवित युद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। तो जब सूबेदार मल्हारराव होलकर यह देखते हैं और उनको सदाशिवराव भाऊ का वह वचन याद आता है कि यदि हम युद्ध हारने लगे तब आप मेरी पत्नी पार्वती बाई और जो भी सिविलियन यहाँ पर लाखों की संख्या में है उन्हें आप सुरक्षित निकाल कर ले जाइएगा। तो मल्हारराव होलकर यही करते हैं। वह जितने भी आम नागरिक थे उनको वह किसी तरह से सुरक्षित चैनल से निकाल के ले जाते हैं और दोस्तों उनको ले जाते हो भरतपुर में, जहां पर उनके खाने पाने का इंतजाम महाराजा सूरजमल जाट करते हैं। अब दोस्तों युद्ध का दिन खत्म हो चुका था, रात शुरू हो गई थी। भारतीय परंपरा के अनुसार अभी सेनाएं बैरक में वापस आ जानी चाहिए थी, परंतु अफगानिस्तान के सैनिक रुकते नहीं और रातों रात और अगले दिन भी वह 40,000 से ज्यादा मराठा सैनिकों को वह पकड़ के मारते हैं, उनके सिर काटकर उनके सिरों का पिरामिड बना देते हैं। दोस्तों जबकि मराठा सैनिक जो थे उन्होंने जब कुंजीपुरा की जो युद्ध था उसमें जब वह जीत गए थे तब उन्होंने मराठा सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, तब उन्होंने अफगान सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था मराठों ने, और अफगानों ने यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने कहा मारो सीधे। तो यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है भारतीय राजाओं के लड़ने में और बाहर के जो इस्लामिक आक्रांताएं थे उनके लड़ने में। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस था दोस्तों। और इसी के कारण चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या भारत के अन्य भी राजा हो, वह लगातार इनके आगे जीतने के बावजूद वह हार गए थे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा व्यवहार होता है, यही मराठों और अफगानों के बीच का फर्क था दोस्तों। इस युद्ध में युद्ध के दिन 50,000 और युद्ध खत्म होने के अगले दिन 40,000 मराठा सैनिक मारे जाते हैं। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि परंपरागत होने वाले युद्ध में एक दिन में सबसे ज्यादा मारे गए सैनिकों का यह पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है, जो कि हमारे लिए कोई गर्व की बात तो है नहीं। और दोस्तों इसके बाद 22,000 महिलाएं और बच्चे गुलाम बनाकर अफगानिस्तान में भेज दिए जाते हैं और वहां पे उन्हें किस भाव में बेचा जाता है इसके लिए कहावत है, मैं उसे यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। और दोस्तों महाराष्ट्र या मराठों में शायद ही कोई ऐसा परिवार या घर था जिसका कोई ना कोई सदस्य इस युद्ध में मारा गया ना हो। हर घर से कोई ना कोई इस युद्ध में जरूर मारा गया था। अब दोस्तों यदि इस युद्ध के हार के कारणों की चर्चा करें तो इसका सबसे बड़ा कारण अफगानों और उत्तर भारत के जो मुस्लिम शासक थे उन सभी का एक हो जाना था और इसके कारण उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी। और इसके उलट मराठाओं का साथ देने कोई भी हिंदू शासक नहीं आता। और दोस्तों एक और यदि हम कारण देखें तो ऊंट पर चलाई जाने वाली जंबूक या जिसे जजेल कहा जाता था, वह जो तोप थी वह काफी विनाशकारी साबित हुई मराठा लाइट इन्फेंट्री और कैवलरी के आगे। दोस्तों अन्य कारण को यदि हम और देखें तो सदाशिवराव भाऊ को उत्तर भारत का अनुभव नहीं था। उन्होंने सूबेदार मल्हारराव होलकर जी की भी बात नहीं मानी थी, जो कि गोरिल्ला तरीके से युद्ध लड़ना चाहते थे, और इसी तरह के सुझाव सूरजमल जाट जी ने भी उन्हें दिए थे। तो इसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और दोस्तों यदि ऐसा कहा जाता है कि मराठा सेना का नेतृत्व राघोबा दादा को दिया जाता, जो कि पहले से ही समझ गए थे कि उन्होंने ज्यादा सैनिक और ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा इस युद्ध को लड़ने के लिए, और इसी कारण नाना साहेब पेशवा उनको नहीं भी भेजते, क्योंकि वो कहते कि तुम तो बहुत पैसा खर्च करके आओगे, बहुत ज्यादा सैनिक खर्च करके आओगे, इससे कम में तो हमारे जो भाऊ साहब है वह इस युद्ध को कर देंगे। परंतु राघोबा दादा सही थे, हमें पता चलता है इस युद्ध के बाद, क्योंकि वाकई में मराठों को ज्यादा युद्ध के संसाधनों एवं सैनिकों की जरूरत थी।
और दोस्तों ऐसा भी हम देख सकते हैं कि जब सदाशिवराव भाऊ नाना साहेब पेशवा से मदद मांगते हैं कि हमें और सैनिक भेजो, परंतु उनकी इस मांग पर नाना साहब पेशवा को सीरियसली ध्यान ही नहीं देते और सैनिक भेजते ही नहीं रीइंफोर्समेंट के लिए मराठों को। यदि वह सैनिक भेज भी देते तो भी एक चांस था कि हाँ मराठे इस युद्ध को जीत जाते, क्योंकि शुरुआत में तो एडवांटेज उन्हें मिल ही गया था। और दोस्तों मराठों की एक टैक्टिक्स होती है गमीनी कावा में कि यदि आप युद्ध में देख रहे हो कि अपनी सेना का पलड़ा हल्का हो रहा है तो मराठे वापस आ जाते थे अपने बैरक्स में और शक्ति संचय करके फिर से वह लड़ते थे। तो ये मराठों की एक युद्ध शैली भी इस तरह की थी जो कि राजपूतों की युद्ध शैली से अलग थी। परंतु इस युद्ध में हमने देखा कि मराठे कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें किस तरह से लड़ना है, या तो सीधे गमीनी कावा करे या फिर आमने सामने का युद्ध करे। तो थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को जो इतिहासकार है उन्हें भी इस जो युद्ध नीति थी मराठों की इनमें उन्हें लगा था। अब दोस्तों इस युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली नाना साहेब पेशवा को पत्र लिखता है और मराठों की तारीफ करता है और कहता है कि मराठे बहुत बहादुरी से लड़े, पहले कभी किसी सेना ने इतनी बहादुरी से लड़ते हुए उसने देखा नहीं। उसने लिखा कि सतलज नदी के उत्तर के इलाके को छोड़कर आप हिंदुस्तान पर अपना शासन चलाइए, दिल्ली पर भी आप पहले की तरह शासन कर सकते हैं। अरे भाई, तो पहले ही कह देता है ये सब बातें। तो दोस्तों पहले अब्दाली संधि करना चाहता था, परंतु नजीब खान ने अपने लालच के कारण इतने लाखों लोगों को मरवा दिया। दोस्तों सिर्फ मराठों का नुकसान ही नहीं हुआ था इस युद्ध में, मराठों ने भी बराबर नहीं तो बहुत कम अंतर था। मराठों जितने मराठे मारे गए थे और अफगान जितने मारे गए थे, मराठों ने भी काफी सैनिकों को मारा था। पर वही अंतर पड़ गया कि जो मराठा सिविलियन थे, आम नागरिक थे, वह इतने सारे वहां पे फंसे हुए थे और वह इतने सारे मरे कि उसके कारण बहुत सारा अंतर यहाँ पे आ गया था। दोस्तों पानीपत की युद्ध के बाद नाना साहब पेशवा हार के गम में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद पेशवा बनते हैं माधवराव, जिनके शासन काल में महादजी सिंधिया उर्फ महादजी शिंदे मराठा सेना का नेतृत्व करते हैं और उत्तर भारत में फिर से मराठा आधिपत्य को, हिंदवी साम्राज्य के आधिपत्य को स्थापित कर देते हैं और बदला लेते हैं उन बचे हुए अफगानों और रोहिलों से। उन्हें भी अच्छा सबक सिखाते हैं कि तुमने गद्दारी करी, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो दोस्तों 10 सालों में मराठा साम्राज्य फिर से खड़ा हो जाता है भारत में। और दोस्तों जब अंग्रेज भारत पे पूरी तरह से कब्जा करते हैं, यानी कि सन 1817 या 1818 तक, उस समय भारत में सबसे बड़ी ताकत मराठा ताकत ही रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इंतजार किएगा हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद।